नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम एनसीईआरटी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक का पहले प्रश्न से, जो इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स के जनजातीय किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन छेड़ा गया था? पहला ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा सैन्य गोरिल्ला आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन और चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा सैन्य गोरिल्ला आंदोलन। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है गुडम हिल्स। यहाँ सन 1921 में सैन्य गोरिल्ला आंदोलन एक भविष्यवेत्ता अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन फॉरेस्ट लॉ अर्थात जंगल कानून के विरोध में चलाया गया था। इस कानून के तहत जंगलों में स्थानीय लोगों को अपने मवेशियों को चराने तथा जंगलों से जलावन व फल इकट्ठा करने से रोक दिया गया था। इस कानून के कारण वहाँ के लोगों में काफ़ी बौखलाहट मच गई। उनके आजीविका पे प्रश्न चिन्ह उठ गया। ना तो अब वो जंगलों में अपने मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही वहाँ से जलावन और फल इकट्ठा कर सकते थे। तो इस कारण से अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में उन लोगों ने एक आंदोलन चलाया, जिसे सैन्य गोरिल्ला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन, गोरिल्ला एक विदेशी शब्द है जिसका अर्थ होता है छुपकर वार करना। तो ये गांव के लोग जो है वो कानून बनाने वाले अंग्रेज़ों पर छुप के वार करते थे और उनका जो है विरोध जताते थे। इस कारण से इसे गोरिल्ला आंदोलन कहा गया। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी से प्रभावित जरूर थे, पर वो यह मानते थे कि भारत को आज़ादी बल के स्वरूप ही मिल सकता है। अहिंसात्मक आंदोलन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने सन 1921 में स्वराज झंडे में किन 3 रंगों का उपयोग किया था? सन 1921 में ही गांधी जी का आंदोलन चल रहा था और उस समय उन्होंने स्वराज झंडे में किन 3 रंगों का उपयोग किया था? पहला ऑप्शन है लाल, हरा, सफ़ेद, दूसरा लाल, हरा, पीला, तीसरा सफ़ेद, नारंगी, हरा या चौथा लाल, सफ़ेद या हरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पहला लाल, हरा और सफ़ेद। इस झंडे की खासियत यह थी कि इसके बीच में चक्र की जगह चरखे का उपयोग किया गया था। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा झंडा है तिरंगा, वो कहीं ना कहीं इस झंडे से ही प्रेरित है, जिसका निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1930 में किसने दलितों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की? पहला ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा BR अम्बेडकर या चौथा सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब होगा 1930 में BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार का सुरक्षा करना था। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत माता की पहली चित्रकारी किसने तैयार की? अर्थात भारत माता की पहली पेंटिंग किसने बनाई? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा अवनींद्रनाथ टैगोर, तीसरा राजा रवि वर्मा या चौथा नंदलाल बोस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर
भारत के एक प्रख्यात चित्रकार थे जिन्होंने भारत माता की यह तस्वीर पेश की थी। इसमें भारत माता को 4 हाथों वाला दिखाया गया था, जिनके एक हाथ में माला, दूसरे में धान और तीसरे में पुस्तकें तथा चौथे में सफ़ेद वस्त्र थे और खुद भारत माता एक गेरुए वस्त्र में सुसज्जित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार भारी संख्या में हिस्सा लिया था? भारत में चलने वाले किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बढ़ चढ़कर भारी संख्या में हिस्सा लिया था? पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन या चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भारतीय महिलाओं ने पहली बार भारी संख्या में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के समय भारत का तिरंगा झंडा पहली बार तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा स्वदेशी आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन या चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत का झंडा पहली बार स्वदेशी आंदोलन के समय तैयार किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई थी? अर्थात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई थी? फिक्की का मतलब भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई थी? 1926, 1927, 1928 या 1929। दोस्तों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1927। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे। ये महात्मा गांधी की सलाह पर भारत में एक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय वाणिज्य और व्यापार पे निरीक्षण करना, उसका नियंत्रण करना था। तो इसकी स्थापना के बाद इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने ही किया था। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे और वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी और उपाध्यक्ष उदय शंकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने किस महादेश के लोगों के जीवन और उनके स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात किया था? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा साउथ अमेरिका या चौथा अफ्रीका। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका महादेश पूरे महादेश पे रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का साया था। इसने पूरे महादेश को छत विछत कर दिया था, वहाँ के लोगों के जीवन पे और उनके स्थानीय अर्थव्यवस्था पे कुठाराघात किया था। वास्तव में रिंडरपेस्ट मवेशियों में फैलने वाली एक बीमारी है, जिस कारण से बहुत जितने पहले जो है कृषि पे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी औद्योगिक क्रांति से पहले, तो अफ्रीका में उस समय रिंडरपेस्ट बीमारी के कारण, मवेशियों के मर जाने के कारण लोगों की आजीविकाएं खत्म हो गई थी, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। तो सही जवाब अफ्रीका। नेक्स्ट, निम्न में से किसने असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट को कार उत्पादन में प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है हेनरी फोर्ड, दूसरा टी कपोला, तीसरा वीएस नायपॉल या चौथा सैमुअल मॉर्स। तो इसका सही जवाब होगा हेनरी फोर्ड। निम्न में से हेनरी फोर्ड ने पहली बार असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट को कार उत्पादन में प्रयोग किया था। अब ये असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन अर्थात विनिर्माण की एक प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन पर लगने वाले पार्ट्स
एक पूर्व निर्धारित क्रम में लगाए जाते हैं। पार्ट्स को लगाने का क्रम काफ़ी व्यवस्थित होता है ताकि अधिकाधिक सुविधा हो और न्यूनतम समय लगे तथा ऊर्जा की बचत हो। आप पहले वाले फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। इसमें लोगों को एक क्रम में खड़ा रखा जाता है, अलग अलग वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं और उस वर्क स्टेशन से होके प्रोडक्ट को गुजारा जाता है और हर वर्क स्टेशन पे एक नया वर्क ऐड किया जाता है। इससे जो है प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है और इफ़िशियंसी भी आती है। तो इस कारण से फोर्ड ने पहली बार विश्व में बहुत ही ज़्यादा कार उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी तक विश्व की 2 सबसे धनी देशों में कौन कौन थे। पहला ऑप्शन है इंडिया और चाइना, दूसरा चाइना और जापान, तीसरा इंग्लैंड और फ्रांस, चौथा इंग्लैंड और इटली। तो इसका सही जवाब होगा इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना 18वीं शताब्दी तक विश्व के 2 सबसे धनी देशों में से एक थे। नेक्स्ट है अमेरिका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम यूरोपियन देश कौन था। पहला है स्पेन, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस या चौथा स्कॉटलैंड। तो दोस्तों अमेरिका पे सर्वप्रथम स्पेन ने विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है एल डोराडो क्या है। पहला है उत्तरी अमेरिका का एक काल्पनिक शहर, दूसरा यूरोप का एक काल्पनिक शहर, तीसरा दक्षिणी अमेरिका का एक काल्पनिक शहर या चौथा फ्रांस का एक काल्पनिक शहर। तो इसका सही जवाब होगा यह दक्षिणी अमेरिका का एक काल्पनिक शहर है। दोस्तों एल डोराडो के बारे में थोड़ा हम लोग आज जान लेते हैं। एल डोराडो अमेरिका पर विजय प्राप्त करने वाले स्पेनिश की कल्पना में यह एक सोने की नगरी थी। स्पेनिश लोग सोने के बड़े ही लालची थे। उनसे पिंड छुड़ाने के लिए मध्य अमेरिका के आदिवासी लोग उन्हें इस काल्पनिक नगर का खूब बढ़ा चढ़ाकर वृत्तांत सुनाते थे और उनको यह कहते थे कि एल डोराडो अर्थात मुइस्का एक जगह है अमेरिका में जो स्वर्ण नगरी है। अमेरिकियों के अनुसार एल डोराडो के मुखिया अर्थात मुइस्का गांव के मुखिया स्वर्ण का लेप लगाकर वहां के तालाब में स्नान करते थे। उनकी इस कहानी से स्पेनिश लोग हमेशा उस स्वर्ण नगरी की खोज में भटकते रहे। इसमें बहुत सारे सैनिकों की कुर्बानियां दी गई, बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए, परंतु यह नगर कभी मिल नहीं पाया। और जब मुइस्का गांव का पता चला तो उन्होंने उस गांव को जीत लिया और जीतने के बाद उन्हें यह मालूम चला कि यहाँ कोई उस तरह का खजाना नहीं था, यह तो सामान्य जगह था। नेक्स्ट प्रश्न है 17वीं शताब्दी के दौरान निम्न में से कौन से शक्तिशाली हथियार का उपयोग स्पेनिश विजेताओं के द्वारा अमेरिका को जीतने के लिए किया गया था। पहला ऑप्शन है परंपरागत सैन्य हथियार, दूसरा है आधुनिक सैन्य हथियार, तीसरा है जैविक हथियार और चौथा है न्यूक्लियर हथियार। तो 17वीं शताब्दी के दौरान स्पेनिश विजेताओं के द्वारा अमेरिका को जीतने के लिए जैविक हथियार का उपयोग किया गया था। जैविक हथियार जो है वह न्यूक्लियर आर्मी वाले हथियार इन सब से बिल्कुल अलग होता है। जैविक हथियार जर्म्स का उपयोग करके अर्थात बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि का उपयोग करके युद्ध छेड़ा जाता है और जीता जाता है। तो अमेरिका को जीतने के लिए स्पेनिश लोग यूरोप से अपने साथ स्मॉल पॉक्स नामक जैव हथियार का उपयोग किया उन्होंने अमेरिका के लोगों पर। अमेरिका के लोगों की प्रतिरोधी क्षमता बहुत ही कम थी, इसलिए यूरोप से उन्होंने
स्मॉल पॉक्स के जैव को अमेरिका में फैला दिया और वहाँ के लोग इससे काफ़ी संख्या में मारे गए। इस तरह से 17वीं शताब्दी के दौरान स्पेनिश विजेताओं ने अमेरिका में जैव हथियार का उपयोग किया था। नेक्स्ट है चीनी क्रांति कब हुई? 1949, 1965, 1950 या 1962? सही जवाब होगा 1949। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे पहले बड़े पैमाने पर कार उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी रही है? फोर्ड, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी या टेस्ला? तो दोस्तों हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट का यूज किया, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा मास प्रोडक्शन हुआ कारों का। तो इस तरह से फोर्ड के पास दुनिया में सबसे पहले बड़े पैमाने पर कार उत्पादन का रिकॉर्ड स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा फोर्ड। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले अंक में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।